नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आर्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं वो आपके लिए सारी जो गवर्नमेंट की लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आपके लिए स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप इस सीरीज को सतत रूप से निरंतर देखें, रेपिटेटिव मोड में बार बार देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी जरूर फॉलो कर लेंगे, प्लीज कर लीजिएगा उसको फॉलो, क्योंकि वहीं पर जो है सारी इंपॉर्टेंट पिक्स वगैरह आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए देखेंगे आज कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर का आपका टॉपिक है गुरु तेग बहादुर। सिख जो है आपका सिखिज्म वगैरह, जैसे जैनिज्म पढ़ते हैं, बौद्धिज्म पढ़ते हैं, हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं, सारी चीजें, तो उसके अंतर्गत ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तीसरा जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है, कंटेक्चुअल पार्ट है, ये आपका साइंस टेक या हेल्थ सेकंड पेपर थर्ड पेपर में दोनों रख सकते हैं। ये आपका हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, ये मॉडर्न का हो गया, वो भी आप लेटर मतलब मुगल और आपका जो आपका क्या है मॉडर्न वाला जब फेज शुरू होने वाला होता है उसी टाइम की ये सब चीजें हैं, है ना, सिख धर्म वगैरह। उसके बाद मराठा साम्राज्य वगैरह भी आप लोग पढ़ते होंगे। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में है यहाँ पर चर्चा, जो आपका थर्ड पेपर में आएगा। उसके बाद जो रिफॉर्म्स इन हैंडलूम सेक्टर, तो फिर ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ गया, है ना, इंडस्ट्री के अंतर्गत आ गया, तो उसके बारे में है। इसके बाद जो पहला आर्टिकल है उसको हम ध्यान से देखेंगे, पहले उसको डिस्कस करेंगे। 11 दिसंबर डे के रूप में देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। इस बार की जो थीम है वो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म है। तो जीएस पेपर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है गुरु तेग बहादुर, ये न्यूज में इसलिए है, अभी कंटेक्स्ट इसका ये है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जो शहादत दिवस है उस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये तो हमारे लिए क्या हो गया, कंटेक्स्ट हो गया न्यूज का। अब हमको क्या जानना चाहिए कि भैया सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, किस तरीके की उनकी आइडियोलॉजी थी, फिर उनके यहाँ गुरु कौन थे, है ना, किस नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सिर्फ हमको जानने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 गुरुओं में से ये 9वें थे आपके, ठीक है। इनका टेन्योर या टाइम देख लीजिए, इनका जीवन काल जो बताया जा रहा है 1 अप्रैल 1621 से लेके 11 नवंबर 1675, ठीक है। उसमें यह लिखा जा रहा है कि was the ninth of 10 gurus who founded the Sikh religion and the leader of Sikhs from 1665 until his beheading in 1675। तब तक इन्होंने लीड भी किया। इनका जो जन्म था अमृतसर में हुआ, पंजाब में, इंडिया में 1621 में। और ये आपके यंगेस्ट सन थे गुरु हरगोविंद जो है आपके, ठीक है ना, गुरु हरगोविंद के जो आपके 6th ऑलरेडी गुरु रह चुके थे, 6वें गुरु जो थे उनके यंगेस्ट सन बता रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो बताया जा रहा है 10 गुरु के नाम बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नानक जी हैं, उसके बाद गुरु अंगद हैं, गुरु अमरदास हैं, गुरु रामदास है, गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु हरगोविंद हैं। अच्छा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? अब इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ आते हैं, प्रीलिम्स में। तो यहीं पर जो है आप उसको ऐड ऑन करके अपने नोट्स में एम्बेडेड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बताया करिए आप लोग, है ना। और लगातार कुछ कमेंट्स बहुत ही अच्छे आते हैं, जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं उन्होंने। और इस तरीके से अगर आप लोग लगे रहेंगे तो आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग एक अलग चीज है, क्षमता निर्माण, और वही आपको करना है। रट वट के क्या है कि स्पून फीडिंग जो है बहुत दिन तक नहीं चलती। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के हम यूज कैसे कर पा रहे हैं आर्टिकल को। इसके बाद गुरु हर राय 7th है, 8th आपके गुरु हर किशन है, 9वें आपके जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस आर्टिकल में गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। और ये आपका 1708 से फिर उनको बना दिया गया ना, कि बोले कि भैया व्यक्ति नहीं, फिर इनको मान के चलिए, है ना। उसी में जो है सारे जो उनके संकलन वगैरह होते हैं गुरुओं के, तो वो स्प्रेड भी करते हैं लोगों के बीच में। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा गया है कि एक राजसी और निडर योद्धा इनको माना जाता था, ठीक है ना। ये आपके स्पिरिचुअल स्कॉलर भी थे, पोएट भी थे, और इन्होंने जो है लगभग
115 सूक्त जो होते हैं, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसको श्री गुरु ग्रंथ साहब जो हैं उसके मुख्य पाठ में जो है सम्मिलित किया, है ना, उनका योगदान बताया जा रहा है। इसके बाद जो है इनको दिल्ली में जो भारत में 6वें मुगल सम्राट औरंगजेब थे उनके ही ऑर्डर पे जो है इनकी हत्या की गई थी सिर काट के, और यही सबसे बड़ा कारण था। अब यहीं से जो है लेटर मुगल फेज ये चल रहा है और यहीं से मुगल का डिक्लाइनिंग फेज भी। अब ये क्या है, यहीं से जो है यहां पर समस्याएं औरंगजेब को होने लग गई क्योंकि उन्होंने इस तरीके के निर्णय लिए, ठीक है ना। इसके बाद भी कोई एक ऐसी चीज थी जिसमें कैद वैद में रखा गया था किसी मतलब मराठा सेक्ट से रिलेटेड है वो भी, है ना, और उनको भी रखा गया था। तो बताइएगा किनको रखा गया था वहां पर, है ना, साहू जी वगैरह वाला। आप इस तरीके से सारी चीजों को हम हिस्ट्री को बिल्कुल आप एक साथ देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में क्या समस्या थी, मराठा में क्या समस्या थी, किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, जो आपकी सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज्ड पावर थी मुगल। तो इस तरीके से समझ में आएगा कि हिस्ट्री में किस तरीके से मुगल शासन का विकेंद्रीकरण हुआ और वही आधार था जो ब्रिटिशर्स हमारे यहां अपनी कॉलोनी को स्थापित कर पाएंगे, इस्टैब्लिश कर पाएंगे। दिल्ली में जो सिख पवित्र परिसर है, गुरुद्वारा शीशगंज साहब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, वो दोनों जो है जो गुरुदेव जो गुरु आपके तेग बहादुर जी थे उन्हीं के निष्पादन और दाह संस्कार के स्थानों को जो है वो आपके चिन्हित करते हैं। और ड्यूरिंग वन सच मिशन इन्होंने जो आपका स्थापना बोल लीजिए, फाउंडर बोल लीजिए, तो टाउन ऑफ चक नानकी इन पंजाब विच लेटर बिकेम अ पार्ट ऑफ पंजाब आनंदपुर साहिब। अब बताइए क्या ये अभी हमने इसको कुछ दिनों पहले ही जो है कवर किया था, ये क्यों न्यूज में था? इसके अलावा करतारपुर जो आपका कॉरिडोर है वो क्यों चर्चा में था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो 1675 में हम बात करें तो इनको जो है औरंगजेब के आदेश के द्वारा जो है इनको क्या किया गया, सिर काट के इनकी हत्या की गई। इनका जो आपका शहादत है उसको शहीदी दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। नॉर्मल से फैक्ट्स हैं, बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है ये आपका, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 1857 का अपराइजिंग है, ठीक है। अब यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, आप ध्यान दीजिएगा, मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था कि 19th सेंचुरी जो है आपकी, है ना, और 18th सेंचुरी, तो उन्होंने क्या पूछा कि 18th सेंचुरी के मिड में भारत के अंदर कैसी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, है ना, जिसके कारण भारत जो है आगे जाके ब्रिटिशर्स का उपनिवेश बना। तो उस समय वो ये पूछना चाह रहा था कि क्षेत्रीय जो हमारे यहां समस्याएं थी वो क्या थी, कौन कौन से लोग वहां पर थे, किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था। तो बताइएगा, इस क्वेश्चन को फ्रेम करके आप लिखने की कोशिश करिएगा, इसका कंटेक्ट समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन में आपको क्या एड्रेस करना है कि 1750 डायरेक्टली 18वीं 18th सेंचुरी का मिड 1750 के दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और उसके क्या प्रभाव भारत में देखने को मिलते हैं। समझिएगा क्या पूछना चाह रहे हैं। 57 में प्लासी होने वाला है, 64 में बक्सर होने वाला है, तो ये एकदम से नहीं हो गया, इसके पीछे कुछ ग्राउंड रहा होगा, कुछ कारण रहे होंगे। 1717 में ही गोल्डन फरमान दिया गया, उसके पहले आप बंगाल में देखेंगे स्थिति, है ना, हैदराबाद में देखेंगे, ये बिना बताए भी एक तरीके से इंडिपेंडेंट राज वहां पर कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को लिखने की आप कोशिश करिएगा और लिख के दिखाइएगा इसके बाद कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है constructing a war memorial in Ambala is to immortalize the bravery of those unsung heroes who never got credit for scripting the first revolt against the Britishers। तो सीधी बात है, एक युद्ध स्मारक के निर्माण किया जा रहा है और उसका उद्देश्य बताया जा रहा है अंबाला में कि जो पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है ना, वीडी सावरकर जी लोग के संदर्भ आपने देखे होंगे। तो जो पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है उसको, है ना, कई लोगों के द्वारा 1857 की कोई क्रांति भी बोलता है, कोई सिपाही म्यूटिनी भी बोलता है, वो एक अलग डोमेन है। तो उसमें जो बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, तो जो आज तक बहुत सारे लोगों का हम नाम नहीं जानते, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, तो वो क्रेडिट देने के लिए जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। और बिल्कुल सही बात है, किताबों में हम बहुत कम लोगों के नाम पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो देश के लिए करके चले जाते हैं जिनका नाम भी नहीं है ना। ये सब अलग जो है डोमेन है। और इट विल ऑल्सो हाईलाइट Haryana's contribution to the freedom struggle with a special emphasis on revolt incident at Ambala। तो यहां पर फोकस किस में करेंगे, अब अंबाला बनाया जाए तो अंबाला से संदर्भित जो क्षेत्र वहां पर जो रिवोल्ट हुआ था, तो वहां पर जो है आपका विशेष संदर्भ में वहां जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भी लोगों ने योगदान दिया था उसको वहां पर फोकस करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में आपके हरियाणा के योगदान को भी ये साथ ही साथ उजागर करेंगे। नॉर्मल सी चीज है, ये चीजें याद नहीं करनी हमको। इसके बाद जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसका मानना है कि जो शहीद स्मारक है वुड हाईलाइट दैट इट वाज अंबाला एंड नॉट मेरठ। तो भैया अब ये हो गया कि अब जगह जगह पे क्षेत्रवादिता देखिए कि मेरठ नहीं वो अंबाला है। फ्रॉम वेयर द 1857 अपराइजिंग एक्चुअली बिगेन विच कल्मिनेटेड इन इंडिया अटेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947। तो बोल रहे हैं कि ये अंबाला था
जहां पे जो है आप ना कि मेरठ, जहां से विद्रोह वास्तविक रूप में शुरू हुआ था और जिसकी जो है अंतिम परिणति 1947 के हमारे किसके रूप में देखने को मिलता, फ्रीडम के रूप में, जब हम सोवरन हो जाएंगे, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। तो ये बताना चाह रहे हैं ना। अब यहाँ पर प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस में ये तक पूछा गया था, मतलब पूछा जाता है कि कौन सी इन्फेंट्री थी वो आपकी, 37 थी, 49 थी, 29 थी, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि जहां से विद्रोह शुरू हुआ। तो डेट भी पूछी जाती है, अगर जो भी स्टेट है वहां से अगर कहीं से भी जो इस सबसे पहली प्लेस होगी जहां से स्टार्ट हुआ होगा 1857 का जो संग्राम था, तो उस जगह को पूछा जाता है, उस डेट को पूछा जाता है। तो अपने अपने स्टेट के हिसाब से वो भी देख सकते हैं, यूपीएससी में नहीं पूछते, है ना, बहुत रेयरली है। इसके बाद जो 300 करोड़ मेमोरियल म्यूजियम बीइंग बिल्ट बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो 300 करोड़ का फंडिंग करके ये स्मारक संग्रहालय को मतलब बनाया जा रहा है ना, ये पूरा होने वाला बताया जा रहा है, और उन्हीं के सम्मान में जो हमारे यहाँ शहीद थे 1857 के संदर्भ में। ये फैला हुआ है 22 एकड़ में, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल हाईवे के बगल में पास हो रही है वो अम्बाला वाली। ये मेमोरियल जो है इज लाइकली टू बी इनॉग्रेटेड बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आने वाला हमारा वर्ष है 2022 में, तो इसका जो है वहां पर इनॉग्रेशन वगैरह होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1857 के बारे में बता रहे हैं। अब समझिए 1857 का जो विद्रोह था वो वास्तव में कंपनी के शासन के खिलाफ था, ठीक, कंपनी का शासन। क्योंकि उस समय क्या था, आप देखिए हमारे यहां अभी सोशियो जो आपका रिलीजियस जिसको आप मूवमेंट बोलते हैं, या इसको हम नवजागरण बोलते हैं, पुनर्जागरण नहीं बोलते, बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। कोई बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पुनर्जागरण और नवजागरण में क्या डिफरेंस है ना। अब हिंदी इंग्लिश में यही थोड़ा सा है कि हिंदी में ध्वन्यात्मकता है, हर शब्द के अपने अर्थ हैं, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा सोच के बताइएगा। तो हमारे यहाँ तार्किक जो प्रथम पुरुष माने जाते हैं वो राजा राममोहन रॉय। तो उस समय हमारी कैसी थिंकिंग थी, इन लोगों की जितने भी विद्वान थे, कि भैया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के पास है, तो अगर ये तो कंपनी का शासन है, तो अभी हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन नहीं। अगर हमारी समस्याएं वहां पर ब्रिटेन में हमारी ब्रिटेन की संसद के समक्ष पहुंच जाएंगी, तो वो हमारे लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए किताब लिखते हैं दादा भाई नौरोजी जी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बताना क्या चाह रहे हैं, ब्रिटिशर्स का रूल नहीं है, इसलिए 1857 का विद्रोह होगा। अब उसके कारण अलग है, उसके कारण हर तरीके से देखने पड़ेंगे आपको। आर्थिक अलग है, सामाजिक अलग है, शैक्षणिक अलग है, सैन्य अलग है। 5 कारण होंगे 1857 के विद्रोह के, वो सब क्लब होके यहां पर फिर फाइनली जो है उसकी परिणति 1857 के विद्रोह के रूप में हम देखेंगे। तो उसी कंपनी के शासन को हटा के 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित होता है, और बोलते हैं कि भैया अब जो है हम शासन करेंगे और आपके यहां सभ्य तरीके से आपको सभ्यता सिखाएंगे, लोकतांत्रिक मूल्य सिखाएंगे, और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर यहां शासन व्यवस्था को चलाएंगे संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में, ठीक है। तो आप लोगों का हम भला करेंगे, ऐसा बता रहे हैं कौन, जो ब्रिटिशर्स हैं। तो ब्रिटिश क्राउन की स्थापना हो जाती है 1858 से। एक्ट भी आप लोगों को पता होगा। इसके बाद जो विद्रोह था वो स्टार्ट हुआ था 10 ऑफ मई 1857। कहां से, तो इसको म्यूटिनी ऑफ सिपाही बोलते हैं। हालांकि ये आपके जो थे वो कृषक ही थे, सिपाही के भेष में भी कृषक थे बेचारे, ठीक है ना। ऑफ द कंपनीज आर्मी इन द गैरिसन टाउन ऑफ मेरठ, जो आपका 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट बता रहे दिल्ली से, तो लोकेशन बता रहे हैं, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे एक ये सिंपल सा आंसर लेकिन जरूर लिखिएगा, 1857 के कारणों का बहुआयामी आधारों पर समालोचनात्मक विश्लेषण करें। मतलब मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में जो 1857 का रिवोल्ट था उसको हमको क्या करना है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब यहां पर सेंटर ऑफ रिवोल्ट और लीडर्स बताए जा रहे हैं, बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये दिल्ली की बात करें तो कौन लीडर थे, बहादुर शाह सेकंड, जफर भी बोलते हैं, बख्त खां, ठीक है। और यहां पर ब्रिटिश जो दमन करेंगे ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन थे, तो निकोलसन थे आपके और हडसन थे। बनारस में लियाकत अली साहब थे, वहां पर जेम्स नील थे। कानपुर में नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, है ना, और अजीमुल्ला खान थे। कैंपबेल और हैवलॉक ने वहां पर दमन किया उसको। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर जो आपके ह्यूज, है ना, ह्यूरोज है ये आपके, है ना, ह्यूज रोज अलग अलग लिखा है, हिंदी में आप देखते हैं ह्यूरोज लिखा होता है। तो बरेली की बात करें, खान बहादुर खान थे, सर कॉलिन कैंपबेल थे, वहां पर दबाने वाले ब्रिटिशर्स की तरफ से जो दमन करेंगे, है ना, संग्राम का। अवध बिहार की बात करें तो वीर कुंवर सिंह सबसे एजेड थे ये आपके, और इंपॉर्टेंट है। विलियम टेलर और विंसेंट जो आयर थे आपके, उन्होंने जो है वहां पर लीड किया ब्रिटिशर्स की तरफ से। अब यहां पर आप देखेंगे कि इट देन इरप्टेड इनटू अदर म्यूटिनी, जो आपकी अलग अलग जगह पे धीरे धीरे प्रसार होता है, एक जगह से स्टार्ट होकर अंतिम में वो विफल इसलिए हो जाता है कि वहां पर सबके उद्देश्य अलग थे। कोई अपने रियासत के लिए लड़ रहा था, तो जो है एक उद्देश्य नहीं था, एकजुटता नहीं था, जिसका फायदा फिर ब्रिटिशर्स उठा ले जाएंगे। एंड सिविलियन रिबेलियंस,
chiefly in the upper Gangetic plain। अब ये याद रखिए, अब मैप वाइज हमको कि इसका जो मेन प्रभाव था वो आपका गैंगेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं, सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना। गैंगेटिक जो आपका प्लेन है और सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू इंसिडेंट्स ऑफ रिवोल्ट्स आल्सो अकर्ड फार्दर नॉर्थ एंड ईस्ट, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को जो है ब्रिटिश ग्रांटेड एमनेस्टी टू ऑल रिबल्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन मर्डर। तो जो हत्या में शामिल नहीं थे उन सब विद्रोहियों को क्षमा कर देंगे। क्षमा करने के अलावा इनके पास चारा विंग था, इसीलिए 1885 में कांग्रेस भी धीरे धीरे स्थापित हो जाएगी और धीरे धीरे जो है अब ये बोलेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर रहे हैं आपके यहाँ, तो धीरे धीरे एक्ट्स में सुधार दीजिए। देखिएगा आप 1861 का एक्ट आएगा, आईपीसी आएगी, ठीक है ना। 1892 आएगा, वहां पर बहस चर्चा वर्चा करने की जो स्थिति, और फिर अंतिम के तीनों लैंडमार्क जो है हमारे 1909, 1919, 1935। तो ये इस तरीके से जो है हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, ठीक है। अंतिम में फिर हम आजाद हो जाएंगे। तो ये जो है आपका 2 इंसिडेंट्स ऑफ रिवोल्ट ऑल्सो अकर्ड फार्दर, जो आपका नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट था। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिशर्स ने ग्रांटेड कर दिया, क्षमा कर दिया जो मर्डर वर्डर में शामिल नहीं थे। दो दे डिड नॉट डिक्लेयर द हॉस्टिलिटीज टू हैव फॉर्मली एंडेड अंटिल 8 जुलाई 1859। तो औपचारिक रूप से जो है ये जो आपका मतलब दमन वो कर रहे थे उसको खत्म करने की घोषणा उन्होंने नहीं की थी। क्या, कब तक? 8 जुलाई 1859 तक, ठीक है। याद नहीं करना है ये डेट। इसके बाद जो रिवोल्ट है इसको जाना जाता है कई नामों से, जैसे मैंने पहले ही बताया, सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। तो कौन बोलेंगे, ऐसा कौन बोलेगा सिपाही विद्रोह था, तो ये बोलेंगे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस, है ना। द इंडियन म्यूटिनी, ग्रेट रिबेलियन, ये इंडियन हिस्टोरियंस बोलते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इंडियन इंसरेक्शन बोलते हैं। और फर्स्ट वॉर ऑन इंडिपेंडेंस जो बोलते हैं हमारे वीडी सावरकर जी बोलते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है ना। अभिनव भारत एक संस्था थी, उससे संदर्भित थे क्या बिना जो आपके वीडी सावरकर है, और किस तरीके का संगठन था वो बताइएगा जरा। इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ। अब इम्पैक्ट आप हर आधार पे देखिए, कभी भी आंसर लिखिए तो इसमें कैसे लिखेंगे कि सबसे पहला इम्पैक्ट पॉलिटिकल ग्राउंड में क्या पड़ा, दूसरा इकोनॉमिकल ग्राउंड में क्या पड़ा, कल्चरल एस्पेक्ट में क्या पड़ा। जैसे 1813 में अब हमारे यहाँ ईसाई धर्म को प्रचार करने की जो है वहां पर दे देंगे उनको अनुमति, तो क्या इसके बाद कोई वो हस्तक्षेप करते हैं? आप देखेंगे 1857 के बाद रिलीजियस एस्पेक्ट में नहीं करेंगे, अब वो डिवाइड एंड रूल खेलेंगे, सैयद अहमद खान जी को जो है मोबिलाइज करेंगे, है ना। और वहां से जो हिंदू मुस्लिम को खेलना चालू करेंगे धीरे धीरे। फिर वो क्या करेंगे, 1909 से जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली उसको बढ़ाते जाएंगे, अंतिम में वही हरिजन वाला डिस्प्यूट करेंगे। तो अंतिम तक वो अपनी चीजों को नहीं छोड़ते, और आज भी हमारे यहाँ इस तरीके की चीजें खेली जाती हैं वोट बैंक के लिए। आप ध्यान से देखिए, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, करेक्टर जो है वही रहता है, ऊपर की चीजें जो है आउटर फ्रेम बदल जाता है। आप देखिएगा, बहुत अच्छी चीजें एनालिसिस करने के लिए आप इसको मतलब नॉर्मली पढ़ सकते हैं, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अपने व्यवहारिक जीवन से। द मेजर इंपैक्ट जो हुआ जब इंट्रोड्यूस किया गया आपका 1858 का, सबसे पहले तो नाम देखिए, पहले चार्टर बोलते थे, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, विच अबॉलिश द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहली बात है, कंपनी का शासन खत्म करके अब जो स्टार्ट हुआ, जिसको हम ब्रिटिश राज बोलते हैं या ब्रिटिश क्राउन का शासन, वो स्टार्ट हो गया। तो अब जो है ब्रिटिश सरकार के हाथों में जो डायरेक्ट जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से भारत पर शासन करने की वो अथॉरिटी उनको प्राप्त हो गई। वो करना खुद ही था, कर लिया उन्होंने। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है हमारा, ये जीएस पेपर 2 से ही है, हेल्थ का टॉपिक है, तीसरे में भी आ सकता है ये आपका, है ना। तो हाल ही में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी किसने निकाली रिपोर्ट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तो WHO ने निकाली। क्या निकाली? विश्व मलेरिया रिपोर्ट। बताइए हमारे यहाँ मलेरिया का टीका है क्या? अभी तक आज तक बना? मलेरिया का टीका बन पाएगा हमारे यहाँ? क्या हमारे यहाँ मलेरिया उन्मूलन हो चुका पूरी तरीके से, है ना। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब अभी बोलते हैं कि वैक्सीन नहीं बनी, अब बताओ कि नया ओमिक्रॉन आ गया, इसमें वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो ये वायरस है, ये म्यूटेशन करते हैं, काफी टाइम लगता है। अभी सैंपलिंग होता है डेटा, मतलब एक कंक्लूडेड टीका बनने में बहुत टाइम लगता है। अभी जो वैक्सीन वगैरह हैं ये एक तरीके से आपकी इम्यूनिटी की बूस्ट कर देंगे, तो आप सीवर जो है आपको कंडीशन नहीं होगी, बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी, ऐसा समझ के चलिए उसको। अब यहाँ पे फाइंडिंग्स क्या है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2020 में जो आपका नोवेल कोविड-19 था, उसके कारण मलेरिया से निपटने के जो वैश्विक प्रयास थे वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। अब सीधा सा ये फाइंडिंग है, आप अपने हिसाब से भी सोचिए कि सारा फोकस हमारा कोविड पे था, तो उसके कारण ये जो है नेग्लेक्टेड रह गया, सीधी बात है, तो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अब इसके बाद WHO ये भी बोल रहा है और यहाँ पे वार्न भी कर रहा है कि अगर अब जो तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, त्वरित कार्यवाही, तो दुनिया भर में इस बीमारी का तत्काल पुनरुत्थान, विशेष रूप से कहां, जहां पर पानी वगैरह जो होगी वहां पर गंदगी ज्यादा होगी, या आप ऐसा समझिए कि जो पिछड़ी जगह है, जैसे अफ्रीका को इन्होंने, तो अफ्रीका में जो है इसका जो है फिर से क्या देखा जा सकता है,
तत्काल पुनरुत्थान देखा जा सकता है। तो ऐसा बॉर्न कर रहे हैं। अब 2020 में जो एस्टिमेटेड इसमें मृत्यु हुई है वो 6,27,000 है, मलेरिया से डेथ हुई है 2020 में। इसमें इंक्रीमेंट भी देखा गया 12% 2019 में। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि 68% मतलब 47,000 जो है एडिशनल, इसमें क्या अतिरिक्त मौतें में से 47,000 जो हुई उनको कोविड-19 महामारी के दौरान भी मलेरिया की रोकथाम, निदान और उपचार के प्रावधान में व्यवधानों से जोड़ा गया। मतलब वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है ना। मलेरिया किसके द्वारा होता है थोड़ा बताइएगा। वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता क्या है, वेक्टर कौन होता है इसमें, और ये होता किसके कारण है, ये बताइएगा दोनों चीजें। अब यहां पर ये जो रिपोर्ट है अभी 2021 की, उसमें ये बताया जा रहा है कि 2020 में 85 जो ऐसी प्लेसेस थी जो स्थानिक देश थे, है ना, मलेरिया के जो आपके स्थानिक देश है, मतलब मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज, वहां पर इंक्रीमेंट देखा गया फ्रॉम 227 मिलियन इन 2019। तो मतलब यहां से आपका क्या देखा जा रहा है, 227 मिलियन से 241, मतलब इंक्रीमेंट हुआ। डेटा एग्जैक्ट याद नहीं करना हमको, मतलब इंक्रीमेंट हुआ। इसके बाद मोस्ट ऑफ द इंक्रीज केम फ्रॉम कंट्रीज, किस कंट्री से, तो अफ्रीकन रीजन से आया, ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है। इसीलिए वॉर्न भी कर रहे हैं वहीं पे वो। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो अफ्रीकन रीजन है यहां पर अगर आप इंक्रीमेंट देखेंगे, ठीक है, तो ये अबाउट बता रहे लगभग 95% मामलों के लिए जिम्मेदार है। 2020 में जो अनुमानित 228 मिलियन मलेरिया मामले हैं, तो 95% मामलों के लिए जिम्मेदार है कौन सा क्षेत्र, अफ्रीकी क्षेत्र। तो वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड के लेवल पे, है ना, उस ग्राउंड पे बता रहे हैं कि मलेरिया के 96% जो भी केसेस हैं वो कुल 29 देशों का उसमें योगदान है। ठीक है ना। 6 देशों को प्रोमिनेंटली यहां पर हाईलाइट किया इन्होंने। नाइजीरिया है सबसे ज्यादा 27%, उसके बाद डीआरसी आपका 12%, युगांडा है, मोजाम्बिक है। इसकी इनकी जितने भी नाम लिए जा रहे हैं, इनकी कैपिटल के बारे में बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और इस तरीके से तुरंत मैप को रिवाइज करना चाहिए हमको, कैपिटल रट नहीं लेना हमको, है ना। अब हमको पढ़ने का नजरिया बदलना है केवल, है ना। तो यहां पर बुर्किना फासो है 3.4%, और लगभग जो है 55% जो है ऑल ऑफ केसेस को ग्लोबली जो है ये अकाउंट करता है, अपना जो योगदान देता है 55% देता है मलेरिया में अकेले, ये रीजन। ठीक है। अंगोला के बारे में बताया गया, तो देख जाइएगा इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है कि इंडिया जो है अकाउंट करता है 83% ऑफ केसेस इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन को। श्रीलंका को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिल गया, इसीलिए मैंने पूछा 2016 में, लेकिन एंड रिमेन्स मलेरिया फ्री। समझ रहे हैं आप। 2016 में श्रीलंका को ऐसा जो है प्रमाणित कर दिया गया, लेकिन क्या बताइए भारत को क्या मलेरिया उन्मूलन देशों में शामिल किया गया है। अब इसमें जो आगे लिखा गया कि WHO ने अपडेट किया कि WHO जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016 टू 2030 इस वर्ष, इनकॉर्पोरेटिंग लेसन्स लर्न फ्रॉम द ग्लोबल मलेरिया रिस्पॉन्स ड्यूरिंग 2016 टू 2020। ठीक है ना। तो वो सबक शामिल है उसमें, उससे सीखना चाहिए हमको, त्वरित कार्यवाही करना चाहिए। पूरे आर्टिकल का क्रक्स वही है। इसके बाद जो न्यू स्ट्रैटेजी है जिसको बोला जा रहा है टेलरिंग मलेरिया रिस्पॉन्स टू लोकल सेटिंग्स, हार्नेसिंग इनोवेशन, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम एंड इंश्योरिंग रोबस्ट ग्लोबल मलेरिया फंडिंग। तो ये सिंपल चीजें हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल चीजें, इसको देख जाइएगा। मलेरिया के बारे में बता रहे हैं तो सीरियस और समटाइम्स फटाल डिसीज भी है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। ये पैरासाइट के द्वारा होता है, एक परजीवी के कारण होता है। आमतौर पर एक निश्चित प्रकार के मच्छर होते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ मॉस्किटो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर है। ठीक है ना। पीपल जो है हु गेट मलेरिया आर टिपिकली वेरी सिक विथ हाई फीवर, बहुत ठंड लग के फीवर वगैरह आता है ना, उसमें ठंड लगती है तो मतलब शेकिंग, चिल्स एंड फ्लू लाइक इलनेस होती है इसमें। यूजुअली पीपल गेट मलेरिया बाय बीइंग बिटन बाय एन इन्फेक्टिव फीमेल जो एनाफिलिस मॉस्किटो होता है। ठीक है ना। ओनली जो आपका एनाफिलिस मॉस्किटो होता है वही ट्रांसमिट कर सकता है मलेरिया को, एंड दे मस्ट हैव बीन इन्फेक्टेड थ्रू अ प्रीवियस ब्लड मील टेकन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो भैया संचारी रोग है, जिस व्यक्ति को उसने बाइट किया, अगर वो मलेरिया से पीड़ित है तो उसके ब्लड से वो जो है आपका स्प्रेड करके ले जाएगा दूसरे व्यक्ति को, जब काटेगा वो, है ना, मादा एनाफिलिस जो लिख रहे हैं, तो वो भी उससे क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा, सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है हमारा, यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की चर्चा की जा रही है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये और चर्चा में है, इसको देख जाइएगा अभी, है ना। हमारे जो मेजर जनरल थे उनके बारे में अपने ये दुखद घटना, हमारे राष्ट्र के लिए ये बहुत ही वैसा वक्त है ना, कि बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड जो ये इंसिडेंट हुआ है ना, उनको कोटि कोटि नमन भी है और उन्हीं के संदर्भ में जो है यहाँ पर इसको रखा गया। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल विपिन रावत हैं और उनकी जो पत्नी मधुलिका रावत, वो एक सेना ब्रिगेडियर और 10 अन्य लोग जो हैं, अभी आपको पता होगा प्लेन क्रैश में जो है ये आप जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये आपका कहाँ पर, कुन्नूर घाटी के जो आपके फॉरेस्ट वाला एरिया है, जो यहाँ पर IAF का MI-17V5 हेलीकॉप्टर है। अब इसके बारे में थोड़ा जानने की जरूरत है, आप लोग इसको जो है
बताइएगा कि ये क्या है, किस तरीके का है, किस क्रैश जो हुआ आपका हेलीकॉप्टर जो है इसमें कोई स्पेसिफिक प्रणाली है कि नहीं, एक बार हमको देख लेना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो है इनकी जो है अभी मृत्यु हो गई है दुर्घटना में, तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। तो भारतीय सशस्त्र बलों के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं वो आपके कौन होते हैं? जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सैन्य प्रमुख और अध्यक्ष हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके। मिलिट्री हेड एंड चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं ना। उसके बाद बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो सीनियर मोस्ट एंड हाईएस्ट रैंक है यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स में ऑन एक्टिव ड्यूटी इन द इंडियन मिलिट्री। ठीक है, ये नोट डाउन करने वाली चीजें हैं हमारे लिए। एंड इज द प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, और जो चीफ मिलिट्री एडवाइजर होते हैं टू द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। नॉर्मल सी चीज है। और ये सैन्य जो भी आपके मामले होते हैं उनके विभाग के भी क्या होते हैं, चीफ होते हैं, हेड होते हैं। इसके बाद जो सीडीएस आपके भारतीय सशस्त्र बलों के सेवारत अधिकारी हैं उनमें से ये एक जो है 4 स्टार इनको अधिकारी माना जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर जो इनके सर्विसेज के बारे में बात करें, वाइल बीइंग फर्स्ट एमंग इक्वल्स, है ना, समानों में प्रथम, एमंग द सर्विस चीफ्स, द सीडीएस इज अ सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। इसके बाद पोजीशन की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, ये पोजीशन स्टाफ जो है ये आपकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आपकी पोस्ट है, पोजीशन, उसको क्रिएट क्यों किया गया था, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव रहा होगा, वही बताया जा रहा है। इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना, उसको बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन को, ट्राई सर्विस इफेक्टिवनेस एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, मतलब एकीकृत रूप में जो है किसको, कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। ठीक है, त्रिसेवा प्रभावशीलता की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है ना। तो उनकी जो है इफेक्टिविटी को बनाना, बढ़ाने के लिए, है ना, उसमें समग्र एकीकरण करके सुधार के उद्देश्य से जो है इसको क्या किया जा रहा है, बनाया गया था। अब इसके बाद जो है द पोजीशन वॉज फर्स्टली ऑफिशियली सजेस्टेड इन 1999। अब कारगिल वॉर वाला टाइम है, अब देखिए, है ना, उसी के संदर्भ में इसको आया था। और यही जो है आपकी किसकी रिकमेंडेशन थी, तो कारगिल रिव्यू कमेटी की। although it was previously proposed, the official decision to create the position was made by PM during his independence day speech जो उन्होंने दिया था 2019 में रेड फोर्ट से, उसमें उन्होंने बोला भी था कि हालांकि ये पहले भी प्रस्तावित किया गया था, पद बनाने का जो आधिकारिक निर्णय था जिसकी आपकी घोषणा की गई थी। अब 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट कमेटी ऑन जो सिक्योरिटी है फॉर्मली उसने अनाउंस किया कि हम क्रिएट कर रहे हैं इस पोस्ट को, इस पोजीशन को, 4 स्टार जनरल ट्राई सर्विस चीफ की, दैट शैल लीड द डिफेंस फोर्स। तो वही आप जो है वो नेतृत्व प्रदान करेंगे, जो आपका त्रिसेवा मतलब क्या हो गया, हवा, आकाश और जमीन। ठीक है ना। द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे हमारे जनरल विपिन रावत जी, जिन्होंने जो है ये पोस्ट जो है जब से ज्वाइन किया, वो डेट बता रहे 1 जनवरी 2020 और आपके 8 दिसंबर 2021 तक जो है, जब तक क्रैश नहीं हुआ हेलीकॉप्टर, यही थे इस पोस्ट में। अब फंक्शन जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो है रक्षा मंत्री जो है उनकी अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद का सदस्य होना, टू बी मेंबर ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो चेयर करते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इसके बाद टू हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फंक्शन एज इट्स सेक्रेटरी। अब ये कंटेक्चुअल पार्ट है बिल्कुल। अब इसके बाद आप देखेंगे तो जो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर्स, तो वही जो है रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं। चीफ्स ऑफ जो स्टाफ कमेटी है उसके स्थायी अध्यक्ष होते हैं। टू फंक्शन एज द मिलिट्री एडवाइजर, किसके लिए, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है ना। उसके बाद टू ब्रिंग आउट ज्वाइंटनेस इन ऑपरेशन, मतलब क्या है यहां पर, उसको आप कॉपरेशन से जोड़ सकते, ज्वाइंटनेस इन ऑपरेशन, है ना, एकीकरण से जोड़ सकते हैं, इंटीग्रेशन से, लॉजिस्टिक्स को भी, है ना। अब देखिए यहां पर किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा रहा है, ज्वाइंटनेस इन ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स की भी बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की भी, ट्रेनिंग की भी, सपोर्ट सर्विसेज की भी, कम्युनिकेशन की भी, रिपेयर और मेंटेनेंस भी, इस तरीके के सारे आयामों को जो है वो एक जगह एकीकृत करके उनमें सुधार किया जाएगा तीनों सर्विसेज के एस्पेक्ट में। इसके बाद टू इंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अवसंरचना है उसका मैक्सिमम जो है ऑप्टिमल जो है यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, तार्किक प्रबंधन कैसे किया जाए, एंड रैशनलाइज इट थ्रू ज्वाइंटनेस अमंग द सर्विस। तो तीनों सर्विसेज, अब देख लीजिए, नेवी हो आपकी, मिलिट्री हो आपकी, एयरफोर्स हो, अगर तीनों के बीच में समन्वय रहेगा तो वो तीनों जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे सारे आयामों में, तो हमारे जो सुरक्षा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जो आयाम है उसमें तो सुधार होना तय बात है ना। वही है यहां पर, वही जो है फोकस किया गया, इसीलिए इसको बनाया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिफॉर्म्स इन हैंडलूम सेक्टर। अब देखिए हैंडलूम और पावरलूम दो चीजें हैं। ठीक है, ये आपका कैसा इंडस्ट्री है, मोस्ट जो सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में,
पूरे इंडिया में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आपकी वो ऐसी आपकी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रोजगार भी प्रदान करती है, 40% फॉरेक्स भी हमारा इधर से आता है, वो क्या है, टेक्सटाइल है। तो वहां पर आप देखिए हैंडलूम और पावरलूम दोनों होता है, तो ये हैंडलूम की बात कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं बूस्ट करने के लिए और एड्रेस करने के लिए जो भी इश्यूज अराइज हो गए हैं पैंडेमिक के दौरान इन द हैंडलूम सेक्टर। अब स्टेप्स जो लिए हैं गवर्नमेंट ने वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक टफ्स स्कीम आई थी और उसके बाद ए टफ्स आई थी, दोनों किससे संदर्भित है और उसके की पॉइंट्स बताइएगा सिर्फ 2-3 लाइन में, ठीक है, कि क्या था वो। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी रिक्वेस्ट किया है स्टेट्स और यूटीज से कि जो उनके स्टेट के अंतर्गत हैंडलूम कॉर्पोरेशन है, कोऑपरेटिव है, एजेंसीज है, टू मेक परचेज ऑफ द फिनिश्ड इन्वेंट्री अवेलेबल विद द हैंडलूम वीवर्स आर्टिशियंस। तो बोले भैया उनके द्वारा जो आपका विनिर्मित या जो वो तैयार कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट, उनकी खरीदारी जो है उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है कि भैया उनको एंश्योरिटी दो, एंश्योर करो उनको, है ना, कि आप जो है इसको बाय करोगे। अब ये जो सरकारी ई मार्केट प्लेस पर जो आपका ऑन बोर्ड जो भी आपके हाथ से बुनने वाले जो बुनकर होते हैं उनके लिए जो कदम उठाए गए, क्यों उठाए गए, ताकि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हो उनको डायरेक्टली वो कहां पर बेच सके, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि उनकी भी तो पर कैपिटा इनकम में सुधार हो, तभी तो वो इंडल्ज रहेंगे इस क्षेत्र में। तो अब तक जो है लगभग 1.50 जो आपके बुनकर हैं उनको जो जी पोर्टल है उससे कनेक्ट किया जा चुका है। अब इससे होगा क्या, वही सारी चीजें, प्रोडक्टिविटी में इन्हेंसमेंट होगा, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, इंश्योर होगी, उनकी बेटर इनकम होगी। तो जितनी अच्छी इनकम होगी फिर वो एक्सपेंडिचर करेंगे तो पूरे के पूरे देश को ही उससे लाभ है, ठीक है ना। और इन सबसे जैसे आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो उससे आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट होता है वो भी कम होता है। 128 जो हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनीज हैं हैव बीन फॉर्म्ड इन डिफरेंट स्टेट्स। अब जो आपका डिजाइन रिसोर्स सेंटर है उसको भी सेटअप किया गया है। इन वेबर सर्विस सेंटर जो है दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कांचीपुरम, अहमदाबाद, किसके द्वारा, तो थ्रू NIFT विद द ऑब्जेक्टिव। इसका उद्देश्य क्या है, तो बिल्ड करना और क्रिएट करना, ये कीवर्ड है, डिजाइन ओरिएंटेड एक्सीलेंस इन द हैंडलूम सेक्टर। अब यहां पर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसी को यहां पर फोकस करेंगे। एंड टू फैसिलिटेट वेवर्स, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिजाइनर्स एक्सेस डिजाइन रिपोजिटरीज फॉर सैंपल प्रोडक्ट इम्प्रोवाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो भैया सैंपल जो प्रोडक्ट वगैरह होगा उसको भी वो वहां पर अवेलेबल कराएंगे, क्यों, क्योंकि उसको देख के जो है वहां पर जो है क्षमता जो है उसका संवर्धन, या ऐसा बोलिए उसमें गुणवत्ता में सुधार होगा, क्वालिटी एनहांसमेंट, है ना, उसी को फोकस कर रहे हैं। टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो है आपके हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को भी यहां पर जो है हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल फेयर इन वर्चुअल मोड। तो इंटरनेशनल फेयर को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पर सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लोग देखते हैं, तो उस तरीके से पता चलता है कि भैया इस जगह की ये स्पेशलिटी है, तो फिर वहां से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको उसका इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इस तरीके के फेयर्स को लगाया जाता है। तो ड्यूरिंग द ईयर 2020 और 2021 में 12 हैंडलूम फेयर्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए वर्चुअल मोड में। बिसाइड्स डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात करें इवेंट्स की, वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज। तो ये तो डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, इसलिए एक्सपोर्ट की बात करें तो दोनों लेवल पे जो है इस क्षेत्र में सुधार करना है, इसलिए इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे भी कंट्री में किए गए आपके आयोजित, है ना, वेवर्स टू मार्केट एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके। जब वो बना रहे हैं हाथ से और वो प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, वो बिकेगा ही नहीं, और अगर बिक भी रहा उनको सही कीमत उसकी नहीं मिलेगी, तो वही किसानों वाली इनकी भी स्थिति हो जाएगी। वैसे ही कनेक्ट करिएगा। रॉ मटेरियल सप्लाई जो स्कीम है इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री टू मेक अवेलेबल यार्न टू हैंडलूम वेवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, यार्न जो अवेलेबल कराया जाता है हैंडलूम वेवर्स को, तो उनको जो है थ्रू आउट द कंट्री उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसकी सुनिश्चितता को बनाए रखने के लिए जो है ये जो है रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम को भी इंप्लीमेंट किया जा चुका है पूरे देश भर में। अंडर जो इस स्कीम के अंतर्गत जो फ्रेट चार्जेस हैं वो रीइंबर्स किए जाते हैं सभी टाइप के यार्न के लिए। एंड कंपोनेंट ऑफ 15% प्राइस सब्सिडी भी दी जाती है, इज देयर फॉर कॉटन, हैंक यार्न, डोमेस्टिक सिल्क, वूल, लिनन यार्न और ब्लेंडेड यार्न ऑफ नेचुरल फाइबर्स विद क्वांटिटी कैप्स। 534 नंबर्स में बता रहे हैं ऑफ चौपाल्स वर ऑर्गेनाइज, चौपाल्स को भी यहां पर लाया गया। ये सब उसी फील्ड में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। वेरियस स्टेट टू एजुकेट द वेवर्स टू अवेल बेनिफिट ऑफ वेरियस हैंडलूम स्कीम। तो भैया स्कीम आ गई, अब हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तभी स्कीम पढ़ते हैं, वरना क्यों पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्कीम नहीं पढ़ते हैं, तो अब जो स्कीम नहीं पढ़ते तो उनको स्कीम के बारे में तो पता हो कि सरकार हमारी इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो अवेयरनेस के संदर्भ में ये पॉइंट यहां पर लिखा गया, फॉर देयर वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये क्या आर्टिकल 39 से नहीं जुड़ेगा आपका जाके डीपीएसपी में, हमारे प्रीएम्बल में जो लिखा है, तो सामाजिक आर्थिक कल्याण से संदर्भित नहीं है क्या ये आपका, है ना। अल्टीमेट गोल यही होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का। अब यहां पर प्रमोट करना है ई मार्केटिंग किसकी, हैंडलूम प्रोडक्ट्स की,
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि जा सके ये सब चीजें उनको पता चल सके एक तरीके से ई मार्केटिंग के द्वारा। ई कॉमर्स एंटिटीज हैव बीन इंगेज फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे भी जो है क्या किया जा रहा है कि ऑनलाइन विपणन के लिए भी जो है ऐसी ई कॉमर्स संस्थाओं को वहां पर सम्मिलित किया गया। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करेगा to the handloom agencies weavers by organizing marketing expos events to sell their products, है ना। सिंपल से पॉइंट्स है, देख जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट जो फेज है हमारा वो रिलेटेड है आपका एमसीक्यू वगैरह से। तो पहला एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यूज जो हम लोग रोज कवर करते हैं, है ना। तो इसमें जो है पहला पैनेक्स 21 के बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो ये आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और डेलीगेट्स के द्वारा फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। तो क्या ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि इसका एम क्या है, तो फॉस्टर जॉइंट प्लानिंग एंड बिल्ड रीजनल कोऑपरेशन फॉर रिस्पॉन्डिंग टू नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर उसमें जब मैन मेड और भी इनपुट लग जाता है तो वो और ज्यादा डिजास्टर्स हो जाती है कोई घटना, है ना। तो उसके लिए जो कॉपरेशन है, क्योंकि सब मिलके करेंगे। अब आप देख रहे हैं जोग्राफिकल एस्पेक्ट में सारी जो कंट्रीज है आसपास की, तो जब ज्वाइंटली वहां पर वो एफर्ट डालेंगे तो फिर हम ज्यादा अच्छे से तैयार हो सकेंगे, हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी होगी नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये सबसे ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, बिल्कुल ठीक है। ये अवार्ड जो स्टैब्लिश किया गया 1965 में, ये गलत है आपका, 1961 में स्टैब्लिश किया गया। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, दो को एलिमिनेट कर दीजिए आप। तीसरा ये कि इट इज बेस्टोव्ड ओनली ऑन द इंडियन राइटर्स हु आर राइट इन द इंडियन लैंग्वेज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं आपकी, उसी के अंतर्गत जो है आपका ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड्स इंग्लिश, ठीक है ना। तो अंग्रेजी के अलावा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाएं हैं उसमें लिखा गया जो सोई साहित्य है, उनको जो है जो लेखक लिखते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत था। आंसर हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था कि इसका आंसर आपका ओनली 1 और 3 भी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।